सो बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके ऊपर तक। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से शुरू करेंगे। तो देखो क्या है, कंट्री का जो भी ट्रांजैक्शन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के रूप में एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। तो उस अकाउंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करे 1991 में, जुलाई 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से। इसमें हमने रिफॉर्म्स किए फिजिकल इम्बैलेंस को सुधारने के लिए। फिजिकल इम्बैलेंस हो रखा था, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा था, हमारी कमाई कम हो रही थी। और हमारा खर्चा जो हो रहा था ना, वो कैपिटल जनरेशन के कैपिटल या हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया इस हिसाब से नहीं हो रहा था। हमने हमारे डेली के जो खर्चे हैं वो हमसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण हमारा फिजिकल इम्बैलेंस हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिसिट हो गया अगर बजट में, लेकिन उससे हम कैपिटल जनरेट कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर में हमें रेवेन्यू दे देगी। तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें फ्यूचर में इनकम देके जाएगी। लेकिन अगर हम इसका जो हमारा इनकम है उसको सिर्फ हम कंजप्शंस में, अपने रोज़ के खर्चे निकालने में खर्चा कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत गंभीर है। क्योंकि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे खर्चे कभी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते हैं। तो इसलिए फिजिकल इम्बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अब आपको मालूम ही है कि हमारी इकोनॉमी डिफेक्टिव थी, हमने पहले डिस्कस भी किया ये पॉइंट, क्योंकि एफिशिएंसी थी नहीं। गवर्नमेंट ने प्राइवेट को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एरियाज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, और जहाँ कर रहा है वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, और बेसिकली इस पीरियड को लाइसेंस राज बोल रहे हैं। तो इसके कारण सिस्टम में काफ़ी इनएफिशिएंसी थी, और गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट कंपनीज़ का वो इतना अच्छा नहीं था, और इसी कारण जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं लॉसेस में थी, और सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। तो हमारा जो झुकाव था 1990 तक वो था वेलफेयर ओरिएंटेड। तो सरकार को लगता था कि भाई जो पब्लिक कंपनियां हैं वो उससे देश का भला होगा, प्राइवेट कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगी और गरीब जनता को इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसी कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो डेफिसिट स्ट्रक्चर थी, डिफेक्टिव थी, और बीओपी का भी क्राइसिस हो गया था। मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत कम थे और हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब रुपीज़ की टर्म में अगर हम बात करें। तो इसी कारण हमारे पास लोगों को चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे ज़्यादा। 1991 में ऐसा टाइम आ गया था जब 2 हफ्ते का जो बैलेंस है वो बचा था, कि सिर्फ 2 हफ्ते तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो है IMF वर्ल्ड बैंक के पास गया और उनसे हेल्प ली, और उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए कि आप अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म्स कीजिए, मार्केट को खोलिए, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, और प्राइवेट सेक्टर को छूट दीजिए। तो ऐसे कुछ मेजर्स उन्होंने बनाए और इंडिया ने लागू भी किए। तो यह भी हम पढ़ेंगे। तो देखो इकोनॉमिक लिबरेशन की प्रोसेस 1980 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस तरह से सीरियसनेस के साथ इसको फॉलो नहीं किया गया। दिस इज़ वाई प्रॉब्लम बिकेम इंटेंस एंड इंडिया रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो इंडिया, अगर भाई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने पैसों की, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जिनको जानते हैं वर्ल्ड समाज में या सोसाइटी में या अपने परिवार के पास जाएंगे। तो उसी तरह से हम वर्ल्ड के अंदर मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF वर्ल्ड बैंक, उनके पास गए और कुछ कंट्रीज़ के सब भी हमने हेल्प ली। सो बदले में उन्होंने हमें एडवाइस दे दी कि साहब आप जो है ना, हम फंड तो दे देंगे लेकिन आप चुकाओगे कैसे? तो भाई कोई भी आदमी अगर आपको उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, तो सबसे पहले वही चीज़ ज़रूर देखेगा कि आप चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते हो। और अगर उसको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे आप काबिल बन सको पैसे चुकाने के, तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट भी कर दिया। सो इन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें लोन दे दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस दे दी कि भाई आपको नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी। सो वर्ल्ड बैंक जो था वो 1944 में बना था। ये इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं ऐसे। सो अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वर इम्प्लीमेंटेड। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर क्या किया गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया। द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो जो सोल्यूशन थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के वो शॉर्ट टर्म थे। देखो 2 तरह के रिफॉर्म्स करेंगे इकोनॉमिक, एक शॉर्ट टर्म रिफॉर्म, एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म। तो शॉर्ट टर्म रिफॉर्म जो होते हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले हैं, और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर, यानी आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। सो ओके, तो अंडर दिस सोल्यूशन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ BOP। तो शॉर्ट टर्म जो वाली जो थी चीज़
जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसके अंदर क्या किया, बीओपी का क्राइसिस, जो बीओपी को मेंटेन करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ये दो चीज़ करी गई इसके अंदर। और स्ट्रक्चरल के अंदर क्या गया, जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स थे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इकोनॉमी का रिफॉर्म स्ट्रक्चर सुधारना है, इसको रिफॉर्म करना है और वर्केबिलिटी कर इंप्रूव करनी है। सो अंडर दीज रिफॉर्म द गवर्नमेंट रीडिफाइंड इट्स पॉलिसी एंड स्टार्ट मनी यूजिंग। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रीडिफाइन किया और कई सारी नई स्कीम लॉन्च करी। सो उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, जुलाई के बाद मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किए। सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारीकरण, यानी कि आप नैरो सोच रहे हैं, नैरो चीज़ें लेके चल रहे हैं, मार्केट छोटा पकड़ रखा है आपने और उसको आप खोल रहे हैं, लोगों को रेस्ट्रिक्शन से हटा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, रूल्स को और लॉज को। और गवर्नमेंट जो थी पहले इकोनॉमिक कंट्रोलर भी थी, इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी और प्रोड्यूसर भी थी पॉलिसी का डेवलपमेंट करने में। लेकिन बाद में ये जो कंट्रोल और रेगुलेशन है ये हटा दिए गए या इसमें कुछ इजी कर दी गई प्रोसेस। सो इस 1991 के प्लान से ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई। अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन जो हमारे बिजनेस में या हमारी ग्रोथ में हिंड्रेंस बन रहे थे, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब कुछ रिफॉर्म्स स्टार्ट इनिशिएट किए गए फाइनेंशियल सेक्टर में, एक्सटर्नल सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज में, मैनेजमेंट में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के प्रोसेस से क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे पास सोशलिज्म की तरफ झुकाव था, वेलफेयर पॉलिसीज़ की तरफ झुकाव था। लेकिन जब एक हद से ज़्यादा झुकाव हो जाए या कोई भी चीज़ संतुलन से बाहर हो जाए, एक तरफ उसका बायसनेस हो जाए, तो वो स्टेज जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर सिमिलरली अगर हम कैपिटलिस्ट भी जाएंगे, अगर एक्सट्रीम पे चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लोग मर जाएंगे और सड़कों पर जाएंगे और अनरेस्ट हो जाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए हमें दोनों का मिक्स लेके चलना पड़ता है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा अपना कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन रखा और गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है डे टू डे बिजनेस में उसको रिड्यूस कर दिया। और उसके बाद हमने देखा 20-30 साल हमने पिछले जो 91 से 20 साल हुए हैं अभी तक, तो काफ़ी ग्रोथ करी है इंडिया ने। ऐसा पहले 40 साल में नहीं हुआ था। तो पहले रिजिडनेस थी, लिबरलाइजेशन से उसको आसान कर दिया, ईजियन कर दिया। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट लिबरलाइजेशन प्रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट ऑब्स्टेकल। तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स जो है, रेड टेपिज्म जो है, उसको हम रेड कारपेट से बदलना शुरू कर दिया। रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यानी कि ऑफिस में फाइल अटकी हुई है, लाइसेंस राज है, करप्शन चरम सीमा पे है। ऑफिस में अगर बाबू बैठा है वो फाइन पे साइन करेगा तभी काम हो पाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि साहब मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, करप्शन करूँगा मैं, तो आप दे रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने ग्रोथ हमारी लिमिटेड थी। तो इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ तो कई देश वालों ने या कई फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे ऊपर किया, अपनी जो वो चाहते थे। तो उसके बाद इंडिया एक ऐसे क्रॉस रोड पे पहुंच गया जहाँ से रिटर्न करना मुश्किल था, नामुमकिन था। एक्चुअल में स्वदेशी का मतलब क्या होता है कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दो, लोग मेड लोकल लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दो, है ना। और ऐसा नहीं कि ब्रांडेड ही सिर्फ अच्छे होते हैं, जो बाहर के ब्रांड्स बन चुके हैं आज की डेट में, लोकल प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। आपको पता है इंडियन में ब्रिटिश आए थे, उससे पहले जो है ना पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में, मिडिल एशिया में, सब जगह भारत का कपड़ा मशहूर था, भारत के मसाले मशहूर थे, तो एक अपना अलग ब्रांड था। लेकिन आज हम लिवाइस के पीछे भाग रहे हैं, यूएस पोलो के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसी जो कपड़ों की हाई हाई कंपनियां हैं उनके पीछे जा रहे हैं कि साहब यहाँ का इनका कपड़ा मुकाबला नहीं है। देखिए ये हो गई है बहुत पुरानी कंपनियाँ, उनका प्रोडक्शन पूरे दुनिया में बिकता है, मास लेवल बिकता है। तो जब बड़ी इकोनॉमी में बड़ा काम होता है तो एफिशिएंसी अपने आप आ जाती है। तो कॉस्टिंग इसकी 1/4 भी नहीं होती जितनी प्राइस में बेच रहे हैं ये लोग। लेकिन हम लोग जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको तवज्जो नहीं देते। तो स्वदेशी का मतलब यही है कि थोड़ा सा हम जो है अपने देश की चीज़ों पे
तवज्जो दें और उस पर थोड़ा झुकाव रखें। सो लिबरलिस्ट कंट्री टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन इन इंडिया इमर्ज ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिसर्च लेबोरेटरी। तो इंडिया को लोगों ने क्या बना दिया, वर्ल्ड वालों ने रिसर्च लेबोरेटरी बना दिया कि कोई भी नई चीज़ आ रही है आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लो, वहाँ सही चल रही है तो हम लागू कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के नाम पे ये सब चीज़ हो रही थी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब थे और लिबरलाइजेशन के होने से एक मिडिल क्लास हुई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हुई थी। और फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि जो उस जो बात पुरानी गवर्नमेंट ने सेट किया है उस बात पे ना चले। सो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइजेशन का। अब देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, आप सरकारी कंपनी को प्राइवेट में कर दो, तो प्राइवेट सेक्टर को ओपनिंग दे दो किसी हर सेक्टर हर फील्ड की। पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर के पास अधिकार था कि इस फील्ड में सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, अब वो थोड़ा थोड़ा प्राइवेट को भी दे रहे हैं और प्राइवेट की पार्टिसिपेशन भी बढ़ा रहे हैं। सो जहाँ पे लगता है कि गवर्नमेंट कंपनियाँ इनएफिशिएंट हो गई है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लॉसेस में जा रही है, तो गवर्नमेंट उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, मतलब उसको बेच देती है प्राइवेट के पास। क्योंकि प्राइवेट का मैनेजमेंट बहुत सॉलिड होता है और हायर एंड फायर के लिए उनको सरकार से बार बार पूछना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि एक बार लग गए तो रिटायरमेंट पे रिटायर होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं, सिंपल प्रोसीजर है। एफिशिएंसी और काम करने के तरीके के ऊपर आपको जॉब में रखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में। सो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हो गया, इसीलिए हमने इसको प्राइवेटाइजेशन कहा। अब इकोनॉमी में ज़्यादा चांसेस किसको दे रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे, एंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डिक्रीज। तो हमने 1990 तक पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा रखा, प्राइवेट का बहुत कम रखा, लेकिन इसके बाद स्टोरी चेंज हो गई। अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, देखो एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो प्रमोट कर रहा है, ये सब इंक्लूड है। तो प्राइवेटाइजेशन मीन प्रोसेस ऑफ गिविंग अवे ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक एंड स्टेट प्रॉपर्टीज इन द प्राइवेट हैंड। तो पहले प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था, लेकिन अब जो है वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड होने लगी जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही थी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1990, मैनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। तो जो पॉलिसी हमने अपनाई 1990 तक, तो कुछ जो सेक्टर्स थी वो सिर्फ प्राइवेट पब्लिक वालों के लिए रिजर्व थे, एंड उसके लिए दूसरों के लिए, बाकियों के लिए उसमें लाइसेंस भी चाहिए होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अननेसेसरी एक्सपेंडेड एंड प्रायोरिटी ऑफ द सेक्टर रीच द लो। तो पब्लिक सेक्टर जो है, क्योंकि प्राइवेट आ नहीं सकते तो पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया हर इन सब सेक्टर्स में जो जो डिफाइन है। और productivity of the sector reached a low. So many public sector establishment had become a burden on the government. अब भाई आप प्रोडक्शन पूरा कर नहीं पा रहे हो, पूरा ले नहीं पा रहे हो, डिमांड आपकी है नहीं इतनी मार्केट में। अब आप मशीन चलाओगे, इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किराया वगैरह सब लग रहा है, कैपिटल लग रही है और वेजेस लग रही है, और अगर आप लॉस में जा रहे हो, आप खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये बहुत ख़राब सिचुएशन है। तो सिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं इनको, जो प्रॉफिट मेकिंग में होती है और जो लॉस कर रही है गवर्नमेंट कंपनियां, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही है, प्रॉफिट तो दूर की बात है। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज ऑलमोस्ट अबॉलिश्ड। तो इंडस्ट्रियल को जो लाइसेंस लेना पड़ता था उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया 1991 में, एंड फॉर इट एंड अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री फॉर पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद जो इंडस्ट्रीज थी रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, इन्होंने दरवाजे खोल दिए प्राइवेट के लिए भी। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मेड इन गवर्नमेंट सेक्टर अंडर प्रोडक्शन। तो हमने नए कंपनियों को आने का मौका दिया कुछ सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर में जो कंपनियां सही से काम नहीं कर पा रही थी, लॉसेस में चल रही थी, उसको हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि जो सरकारी कंपनी है उसको हमने बेच दिया प्राइवेट के पास।
सो डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट इन एक्चुअल फॉर्म। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि आपके पास कंपनी है, ढंग से चला नहीं पा रहे हो, आपने कहा कि सब ठीक है, मेरे पास इतना लैंड और इतनी प्रॉपर्टी है और इतने हमारी नाम है, ठीक है, हम लॉस में चले गए, तो अब हम जो है बियर नहीं कर पा रहे लॉसेस, तो हम इसको बेचेंगे, लिक्विडेशन करेंगे इसका। तो आपने बेच दी, बट इन जनरल फॉर्म इट रिफर्स टू सेलिंग ऑफ स्टेट शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो भाई सरकार की हिस्सेदारी थी 75% या 100%, सरकार ने पूरी हिस्सेदारी बेच दी या 10% रख ली, 90% बेच दी। तो जिसके पास बेची प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी और पब्लिक सेक्टर में मतलब सरकार ने अपने जो स्टेक्स थे उसको हटा लिए। सो ये कहानी होती 1991-1992 से शुरू। गवर्नमेंट गॉट असिस्टेंट इन एस्टैब्लिशिंग फिस्कल डिसिप्लिन थ्रू प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट को इससे मदद मिली और असिस्टेंस मतलब मदद मिली ताकि वो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन रख सके, है ना। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा खर्चा हो जाए हमारा और बजट से बाहर चला जाए। तो ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म तो वही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो, इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाओ, अदरवाइज तो ये तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, इससे तो और लफड़ा रहेगा और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो कंपटीशन पावर ऑफ इकोनॉमी वॉज एनहांस ड्यू टू दिस। तो इसीलिए कंपटीशन की पावर जो है इकोनॉमी की एनहांस हो गई। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी से असिमुलेट कर रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, नेशनल इकोनॉमी जो है वो बाहर निकल रही है और एक्सपैंड हो रही है बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ओपननेस आ रही है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ रही है एक दूसरे कंट्री की एक दूसरे के ऊपर। फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आज हम देखो एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। किसी ने ऑर्डर दिया कि भाई मिर्चियाँ भेजो इंडिया से, तो इंडिया वाला ने मिर्चियाँ भेज दी और उन्होंने कहा कि साहब हमको एप्पल के फ़ोन चाहिए, आप एप्पल के फ़ोन भेजिए, उन्होंने एप्पल के फ़ोन भेज दिए। तो फ्री फ्लो हो रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। हम यहाँ बैठे बैठे इंडिया के अंदर टेली कॉलिंग कर रहे हैं, फॉरेन में यूएस में लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में, तो उन्होंने हमें फ्री फ्लो कर दिया सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का। कोई भी देश कहीं से सर्विस ले सकता है, दे सकता है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, आप चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में भी कर सकते हो एफडीआई एफआई के रूप में, है ना। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट को कंसोलिडेट कर लिया। फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज। तो लेबर भी फ्री हो रही है, नेपाल से लोग भारत में काम करने आ रहे हैं और भारत वाले अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी, अब भारत सरकार ने किसी से राफेल खरीदा है, किसी से कोई चीज़ खरीदी, तो साथ में टेक्नोलॉजी की डिमांड भी कर रही है, उसमें पैकेज में इंक्लूड करते जितने वो खरीद रहे हैं उनकी सर्विसेज को। और स्प्रेड ऑफ नॉलेज, और नॉलेज का स्प्रेड हो रहा है बिटवीन वेरियस कंट्रीज इज इंक्लूडेड इन वेरियस डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ये सब भी इंक्लूड होता है। अब क्या हो रहा है, आज़ादी के बाद रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगा दिए फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे, फॉरेन कंपनी से ट्रेड में, क्योंकि हम लोगों का एक डायलेमा था कि सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूट लिया आके, तो हम इनको भी यहाँ से निकालेंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते थे, तो कहाँ पे थे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी रेस्ट्रिक्शंस वर, तो दिस वाज कंसिडर्ड एसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोडक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद फॉरेन गुड। तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पहले बिके। ऐसा नहीं हो कि बाहर से सस्ते चीप प्रोडक्ट्स आकर हमारे वाले सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया। इन द ईयर 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड द टाइम हैज़ कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद द वर्ल्ड प्रोड्यूसर। तो 1991 में तक लोगों को बचा रही थी सरकार, उसके बाद सरकार को लगा कि साहब अब टाइम आ गया है कि इंडिया वालों को बाहर वालों से कम्पीट करना चाहिए प्राइस के मामले में या कॉस्टिंग के मामले में। तो इट वॉज बिलीव दैट वर्केबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल क्वालिटी गुड विल बी इम्प्रूव। सो इनको लगा कि सब कंपटीशन आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। सो उनको क्या लगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो कुछ आइटम को छोड़ के मोस्ट ऑफ द आइटम हैव बीन अलाउड फॉर फ्री ट्रेड। तो कुछ आइटम छोड़ दिए, बाकियों को फ्री ट्रेड के लिए अलाउ कर दिया गया, है ना।
So multinational companies are playing an important role in the process of globalization. A multinational company is one which control and keep ownership product in more than one country. तो कुछ एक कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देश में अपने प्रोडक्ट रखती है, अपने ओनरशिप रखती है, तो वो गई मल्टीनेशनल कंपनी. So अभी इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग एक्सचेंज इन सर्विस अमॉन्ग्स वेरियस कंट्री. तो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है उसको इन सर्विसेज, है ना. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड ए रैपिड पेस टू ग्लोबलाइजेशन. तो हम आदान प्रदान कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का. इससे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है. इसके कारण इसने एक मेजर रोल प्ले किया है. इसकी के कारण क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, सर्विसेज की भी बढ़ रही है. सो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय सेलिंग इट्स सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट. तो आईटी सर्विसेज के कारण, कम्युनिकेशन के कारण इंडिया ने भी क्या किया है, बेनिफिट उठाए ग्लोबलाइजेशन के और अपने प्रोडक्ट को सेल किया इंटरनेशनल मार्केट में. सो हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट इंडिया के बहुत बिकते हैं बाहर. सो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इम्प्रूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एंटायर वर्ल्ड. तो इससे क्या हो रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एंटायर वर्ल्ड, है ना, बेटर हो रहा है. एंड हैज मेड देम मोर फंक्शनल. अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट जगह भेजे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं. तो इससे सबको बेनिफिट हो रहा है. और प्रोडक्शन कॉस्ट हैव डिक्लाइंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस. अब लोग ज़्यादा काम करेंगे, मशीनें ज़्यादा आउटपुट देगी, तो सारा सेटअप लगाने में जो कॉस्टिंग होती है वो तो सेम ही रहेगी. लेकिन अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो उससे क्या होगा, कॉस्टिंग वगैरह कम आ जाएगी, हम ज़्यादा देर चलाएंगे तो इसीलिए जैसे जैसे फंक्शन मिनरल होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जा रही है एंड क्वालिटी ऑफ गुड हैज़ बीन एनहांस्ड. और क्वालिटी ऑफ गुड जो है इम्प्रूव होती जा रही है. ठीक है. तो IMF, World Bank, World Trade Organization have played an important role in implementing this profitable process of globalization and making it successful. तो IMF, World Bank वगैरह ने काफ़ी और अच्छा रोल दिया है इसमें प्रॉफिटेबल बनाने में. और WTO कब इस्टेब्लिश हुआ 1995 में. इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रेड पॉलिसी बनाना, कोऑर्डिनेशन करना नेशन के साथ. शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल सस्टेन मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट. सो इससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कर रहा है, ट्रेड पॉलिसी बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है नेशन के बीच में, और इम्प्लीमेंट और कंट्रोल कर रहा है एग्रीमेंट्स को. तो ये एग्रीमेंट हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करो, कंट्रोल करो, उसमें कोई वायलेशन कर रहा है तो उसको बोलो. सो इट प्रोवाइड ए सूटेबल फोरम फॉर एग्रीमेंट एंड डिस्कशन टू इट्स. तो डिस्कशन और एग्रीमेंट हो रहे हैं बढ़िया मेंबर नेशन के साथ, और ट्रेड डिस्प्यूट्स भी सेटल हो रहे हैं. तो ये था LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो हमने रेस्ट्रिक्शन हटा ली है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया, और पब्लिक सेक्टर का हमने नेशनलाइजेशन नहीं करा था. नेशनलाइजेशन पहले किया था, पब्लिक सेक्टर का हमने प्राइवेट में आधो भेज दिया. तो लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेस्ट्रिक्शन रूल शुरू कर दिए, और ग्लोबलाइजेशन भी हो गया. ग्लोबल इकोनॉमी से हम इंटीग्रेट हुए, हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट अंदर आ रहे हैं. तो ग्लोबल इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी जो है आपस में डिपेंडेंट हो गई, और MNC को हम सर्विसेज दे रहे हैं घर बैठे. फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा लिए. तो ये सब था आपके बुक में. तो अभी इसी को एंड करते हैं, बाद में बाकी दूसरा बाद में करेंगे.